जैसा कि आप जानते ही हैं, अगर आप कोई शेयर सेल करते हैं या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं 12 मंथ से पहले या 1 साल से पहले फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है और उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको 20% टैक्स पे करना पड़ता है। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप ये जो 20% टैक्स आपका लगता है इसको कम कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में आप बने रहें, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जो बजट के अंदर न्यू टैक्स रिजीम को लेकर इनकम टैक्स स्लैब बताया गया है जो कि एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 से, उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, जो भी मैं यहाँ पर आपको तरीके बताऊंगा वो ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए ही एप्लीकेबल हैं। वो अभी आपका जो करंट ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 24-25, जिसकी ITR आप 31 जुलाई 2025 तक भरेंगे, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो वो जो स्लैब है अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर भी अप्लाई कर लें। तो ये मेरा बजट के बाद स्लैब था जो कि एप्लीकेबल होगा 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जो अप टू 4 लाख होता है वो टैक्स होता है निल। तो इसका मतलब ये जो आपकी 4 लाख रुपीज़ है ये आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कहलाती है। तो ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो यहाँ टैक्स निल हो गया। 4 से 8 5% 20,000 हो गया। यहाँ 4% एजुकेशन सेस भी ऐड कर दिया, 20,800 हो गया। 8 से 12 40,1600 सेस, 41,600, तो टोटल हो गया आपका करीब करीब 62,400 रुपीज़। इस तरीके से 12 से 16 फिर लग गया। इस तरीके से देखिए टैक्स लगते लगते आपका यहाँ पर टोटल जो टैक्स बना वो बन गया 3,12,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग एजुकेशन सेस। यहाँ पर मैं 24 लाख रुपीज़ की इनकम जो है वो कंसिडर कर लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे। अब इसके बाद जो है मैं आपको तीनों तरीके भी बताऊँगा, उससे पहले बट आपका ये समझना ज़रूरी है। ये अगर आपको क्लैरिटी हो जाएगी तो फिर उनको समझने में आसानी रहेगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आपको 24 लाख रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता शेयर सेल करने पर, और अगर आपको 20% पे ना करना नहीं पड़ता, सिर्फ इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही पे करना पड़ता, तो उस केस में फिर आपके ऊपर जो टैक्स लगता है वो 3,12,000 का लगता है। और अगर मैं इफेक्टिव टैक्स रेट की बात करूं, मीन्स 24, ये जो 3,12,000 है इसको डिवाइड अगर मैं कर दूं 24 लाख रुपए से, तो अगर आपका इफेक्टिव टैक्स रेट आएगा 13%। वहीं अगर मैं अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करता हूं जो कि कवर होता है सेक्शन 111A के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप इसके ऊपर STT पेड करते हैं। तो अभी आपका ये 24 लाख रुपए है, तो कुछ आपको इसमें से ब्रोकरेज वगैरह लेस हो जाएगी, वो आप कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फ़ायदा मिल जाता है 4 लाख का, जो मैं ये बात कर रहा था। मीन्स अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका 24 लाख रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इसके अलावा कोई इनकम नहीं है, तो 4 लाख रुपये की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ये आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे भी मिल जाती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी मिल जाती है। तो ये 4 लाख रुपये आपका लेस हो जाता है। तो इसमें से 4 लाख लेस हो गया, आपका टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया 20 लाख, इस पे 20% लग गया 4 लाख, 4% एजुकेशन सेस, टोटल टैक्स बना 4,16,000। तो इस 4,16,000 को अगर आप डिवाइड कर देंगे 24 लाख रुपए से, तो यहाँ पर इफेक्टिव टैक्स रेट निकल के आता है 17.3। तो देखिए, इस तरीके से मैंने आपको ये बताना ज़रूरी था कि अगर आप को गवर्नमेंट एक ऑप्शन दे देती, जैसे US वगैरह में होता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि टैक्स अगर यहाँ पर ज़्यादा पड़ता है स्पेशल रेट से, तो वो इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकते हैं। बट इंडिया में अभी ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर इंडिया में भी होता तो यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती कि आपको 4,16,000 टैक्स ना पे करके केवल 3,12,000 टैक्स पे करना पड़ता है और इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स आपका 13% होता है, जो कि अभी 17.3 है। तो चलिए अब हम वो 3 तरीके जान लेते हैं, किन 3 तरीके से आप अपना ये 20% टैक्स है वो कम कर सकते हैं। तो इन तीनों सिचुएशन में कोई भी सिचुएशन जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है। तो चलिए एक एक करके सारी सिचुएशन देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये भी बताया है, अगर इस तरीके से अगर आपका टैक्स इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जाता तो उस हिसाब से आपको 1,04,000 टैक्स कम पे करना पड़ता, या आप बोल सकते हैं अभी आप क्योंकि 20% के हिसाब से पे कर रहे हैं तो आपको 3,12,000 की जगह 4,16,000 टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो 1,04,000 टैक्स आप एक्सेस पे कर रहे हैं, जो कि बनता है 8,667 पर मंथ के हिसाब से। तो चलिए वो 3 तरीकों को हम जान लेते हैं। तो देखिए, तरीके क्या है 20% कैपिटल गेन टैक्स को रिड्यूस करने के। तो इसमें सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका साथियों इसमें है सेट ऑफ करना। सेट ऑफ करना मतलब सपोज करें, यहाँ आप पहले हम देख लेते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर और म्यूचुअल फंड। आपने कोई शेयर या म्यूचुअल फंड सेल किए, उसके ऊपर आपको लॉस हो गया, वो लॉस आप सेट ऑफ करा सकते हैं विद द गेन ऑन सेल ऑफ शेयर और म्यूचुअल फंड। कोई दूसरा शेयर या म्यूचुअल फंड थे आपके पास, वहाँ पर आपको गेन हो गया तो आप उनसे सेट ऑफ करा सकते हैं। सो सेल द शेयर बिफोर 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू अवॉइड 20% टैक्स। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है
कि जिस शेयर के अंदर आपको लॉस हो रहा है वो आप 31 मार्च से पहले पहले ज़रूर सेल कर लें। जैसे अगर मैं फाइनेंशियल ईयर अभी 24-25 की बात करूं, अगर आपके पास कुछ शेयर या म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनमें आपको लॉसेस हैं, तो आप उनको 31 मार्च से पहले सेल कर लें, ताकि आपको एक म्यूचुअल फंड या शेयर से जो गेन है वो आपका लॉस से सेटअप हो जाए। एक एग्जांपल से भी मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। सपोज़ आपके पास शेयर ए है, यहाँ पर आपने उसको सेल किया और आपको 24 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो आपकी सेल वैल्यू थी 74 लाख रुपीज़, बाय वैल्यू थी 50 लाख रुपीज़। तो इस तरीके से आपने 24 लाख का यहाँ गेन अर्न कर लिया। इसी तरीके से आपके पास एक दूसरा शेयर भी था जो था शेयर बी कंपनी का शेयर। यहाँ पर भी आपने देखिए जो ख़रीदा था 50 लाख का ख़रीदा था, बट अब आपको सेल करना पड़ रहा है वो 26 लाख रुपए का, तो यहाँ पर आपको 24 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो इस तरीके से आपको 24 लाख का प्रॉफिट हुआ, 24 लाख का लॉस हुआ, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपका एडजस्ट हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, और आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है ये आपका लॉस 24 लाख ना हो के 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो, तो उस केस में फिर आपको थोड़ा बहुत टैक्स ही पे करना पड़ेगा, जो कि आपकी पॉजिटिव फिगर होगी। अगर सपोज करें यहाँ 20 लाख का लॉस होता, तो उस केस में फिर आपको 4 लाख का ही प्रॉफिट होता। 4 लाख में पहले आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट लेते, उसके बाद भी कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। बट यहाँ तरीका ये है, अब आप बोलेंगे कि मैं लॉस में शेयर क्यों सेल करूँ, तो देखिए आपको लॉस में शेयर ज़रूर सेल करने हैं, बट आप इमीडिएटली उन शेयर या म्यूचुअल फंड को जो है दोबारा से बाय कर लें। तो आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मीन्स आपने लॉस पे शेयर सेल कर दिया। लॉस पे शेयर सेल करने का पर्पस ये था कि मैं अपना जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट पे टैक्स जो है लगने से बचा सकूँ। तो आप जब उसको सेल कर लेंगे लॉस पे, तो ये जो लॉस आया होगा आपका, ये आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था उसको रिड्यूस कर देगा। तो जैसे ही वो रिड्यूस हो जाएगा आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, और इमीडिएटली सेम वही शेयर आप जो है उस प्राइस पे दोबारा खरीद लें। हो सकता है कि 1 या 2 दिन के टाइम के बाद आपको खरीदना पड़े, तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन भी हो सकती है उस शेयर के अंदर, कम या ज़्यादा भी हो सकता है, बट इतना तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप अच्छा खासा टैक्स जो है वो बचाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आएगी वो जीरो आएगी या फिर लोअर साइड में हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। तो सबसे पहला तरीका आपका यही है कि आप फाइनेंशियल ईयर को ख़त्म होने से पहले अगर आपके पास 2-3 शेयर हैं, तो कोई सी शेयर में अगर लॉस भी है तो उसको सेल कर दें और इमीडिएटली फिर परचेज़ कर लें, ताकि सेल करने पर जो लॉस है वो सेट ऑफ हो जाए, एडजस्ट हो जाए। अब दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको कैपिटल गेन ना मानकर बिजनेस इनकम मान सकते हैं। मीन्स जो आपने शेयर सेल किए हैं उसको कैपिटल गेन ना मानकर बिजनेस इनकम आप कब मान सकते हैं। तो देखिए, किसी भी गेन को जो शेयर से होता है, सिक्योरिटी से होता है, उसको कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम माने। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है और बहुत ज़्यादा लिटिगेशन भी इसको लेकर पास्ट में हुई है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई है। तो अगर आप कोई शेयर सेल कर देते हैं 12 महीने से पहले, तो इस केस में इट कैन बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। अब इसको बिजनेस इनकम माना जाए, ये डिपेंड करेगा पैरामीटर्स के ऊपर जो कि CBDT के द्वारा बताए गए हैं। तो पहले वो पैरामीटर देख लेते हैं कि CBDT के द्वारा क्या क्या पैरामीटर बताए गए हैं कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ना मानकर इसको बिजनेस इनकम जो है अपनी मान लें। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पैरामीटर्स बता देता हूँ। सबसे पहला पैरामीटर क्या है, वेयर द टैक्स पेयर ऑप्ट टू ट्रीट सच शेयर और सिक्योरिटी एज स्टॉक इन ट्रेड। मीन्स अगर आप एक ट्रेडर हैं और आप शेयर को एज एन इन्वेस्टमेंट ना रख के स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखते हैं, मीन्स आप बिज़नेस करते हैं, तो ये बिज़नेस आप कब कर पाएंगे। तो देखिए, अगर आपका ये होल टाइम बिजनेस है ट्रेडिंग का, आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं, इंट्राडे करते हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस पे शेयर सेल करते रहते हैं, आपका फुल टाइम बिजनेस ही यही है, वॉल्यूम बहुत हाई है, या आप बोल सकते हैं आपकी जो लाइवलीहुड है, ब्रेड एंड बटर जो है, वो शेयर मार्केट से जो धंधा आप करते हैं उससे ही आपका घर चल रहा है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, तो आप इसको बिजनेस इनकम मान सकते हैं। अदरवाइज आपको इसको जो है इन्वेस्टमेंट मानना पड़ेगा, उस केस में फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको मानना पड़ेगा। तो इसके अलावा देखिए, यही चीज़ें नीचे भी बताई गई हैं डिफरेंट चीज़ों में। वेयर द परचेज वाज मेड सोनली विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल एट प्रॉफिट और फॉर लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन और अर्निंग डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अगर देखिए, आप कोई शेयर खरीद रहे हैं, जस्ट उसको बेच रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो आप शॉर्ट टर्म बेसिस पर उसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेल कर रहे हैं, तो उस केस में तो आप इसको बिजनेस इनकम मान सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए रखा हुआ है, 4 महीने, 5 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए रख लेते हैं, या आप चाहते हैं उसके ऊपर आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट की इनकम आती रहे, तो उस केस में फिर वो आपका जो है कैपिटल गेन की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा, बिजनेस इनकम नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से कुछ और चीज़ें देखिए बताई गई हैं। वेयर द सेल एक्टिविटी इज सब्सटेंशियल, स्केल ऑफ एक्टिविटी सब्सटेंशियल। जैसा कि मैंने आपको बताया था,
आपका जो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप जो है इसको सेल करते रहते हैं ताकि आप जो है प्रॉफिट कमा सकें। तो आपकी सेल ऑफ एक्टिविटी सब्सटेंशियल होनी चाहिए। वहीं वेदर सच ट्रांजैक्शन वाज एंटर्ड इनटू कंटिन्यूसली एंड रेगुलरली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो वही मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, आप हर दूसरे दिन या हर रोज़ ही जो है इस ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं, इस तरीके के ट्रांजैक्शन को हर दिन कर रहे हैं, छोटे छोटे पीरियड पर कर रहे हैं, हर एक दिन में 2 दिन में इसको कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका ये बिजनेस ही है, क्योंकि आप डे एंड नाइट इसी के अंदर लगे रहते हैं। अब हम एक और देख लेते हैं, टाइम डिवोटेड टू द एक्टिविटी एंड टू द एक्सटेंट टू विच इट मीन्स ऑफ ए लाइवलीहुड, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कितना टाइम डिवोट आप इसके ऊपर कर रहे हैं और आपकी ये जो रोजी रोटी है उसका एक ज़रिया है। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं सपोज, तो आप तो ऑफिस टाइम में रहते हैं, तो आप अगर बोले कि मैं इसको बिजनेस इनकम दिखा दूँ, नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आपका फुल फ्लैज काम जो है वो शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं। हाँ, अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है वो अगर इसको बिजनेस इनकम दिखाना चाहे तो दिखा सकता है, बट उसको ये कंडीशन सारी जो है साबित करनी पड़ेंगी। अगर उसको कल कोई नोटिस आ जाता है कि आपने बिजनेस इनकम कैसे मान लिया, तो अब बिजनेस इनकम मानने का पर्पस यही है, क्योंकि जब आप इसको बिजनेस इनकम मान लेते हैं तो यहाँ पर भी आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। कैसे हो जाती है, चलिए जानते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, अगर आप इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानेंगे तो यहाँ पर आपको सेक्शन 111A के अंदर STT आप पे करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स जो है 4,16,000 का बनता है, जो कि इफेक्टिव रेट निकल के आता है 17.3। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिए, अगर आप इसको बिजनेस इनकम मान लेते हैं तो क्या होगा। तो सपोज जैसे मैंने आपको बताया था 74 लाख रुपए की आपने सेल की, 50 लाख की आपकी परचेज कॉस्ट थी, तो आपका टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 24 लाख रुपीज़। अब बिजनेस मानने का फायदा ये है कि आप इसमें से सारे खर्चे जो है वो क्लेम कर सकते हैं। जैसे आपकी ब्रोकरेज थी 5,000 की, DP चार्जेस थी, कमीशन थी, तो ये सारे खर्चे आप क्लेम कर लेंगे। ये खर्चे साथियों आप यहाँ पर भी क्लेम कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर कवर नहीं किए, पहले भी मैंने आपको बताया था। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि ब्रोकरेज, DP चार्जेस, कमीशन वगैरह, वो आपकी यहाँ पर कवर हो जाती हैं। तो इसके बाद देखिए, आप और क्या खर्चे क्लेम कर सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ हो सकते हैं, जैसे आपने इंटरनेट यूज़ किया होगा, इसके लिए उसका खर्चा क्लेम हो जाएगा पूरे साल में 18,000 रुपये। मोबाइल एक्सपेंस का आपने कोई प्लान लिया 800 रुपये का, 700 रुपये का, वो लेस हो जाएगा। सपोज़ आपने कोई शॉप भी ले रखी है इसके ऊपर रेंट, जिसका आप 8-9 हज़ार रुपये रेंट पे करते हैं मंथली, तो रेंट आपका 96,000 वो हो गया। आपका बिजली का बिल आता होगा उस शॉप का, वो लेस हो गया। इसी के अलावा आपने कोई हो सकता है बंदे भी रखे हों, कोई चाय कॉफ़ी देने वाला या कोई आपकी हेल्प करने वाला, हेल्पिंग हैंड कोई रखा हो, तो दोनों की सैलरी मिला के करीब करीब 15-16 हज़ार रुपये महीने की होगी, तो 1,80,000 ये हो जाती है। उसके अलावा स्टाफ वेलफेयर में टी कॉफ़ी का खर्चा। तो इस तरीके से आप अपने खर्चे जो हैं यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो बिजनेस इनकम मानने का फ़ायदा ये होता है कि आप यहाँ पर बहुत सारे खर्चे इसमें क्लेम कर लेते हैं। तो हाँ, आपका देखिए 24 लाख रुपये का कैपिटल गेन था। अब आपका ये सारे एक्सपेंसेस क्लेम करने के बाद जो आपका नेट गेन हो गया वो केवल और केवल 20,59,600 रह गया, या 20,59,600 रुपीज़ हो गया। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, अगर आप इसको बिजनेस इनकम मानते हैं तो बिजनेस इनकम में फिर आप इसके ऊपर इनकम टैक्स का स्लैब अप्लाई करेंगे, जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि बिजनेस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर आपका जो टैक्स निकल के आता है वो आता है 2,23,493, जो कि इफेक्टिव रेट बन जाता है 9.30। अब वो इनकम टैक्स स्लैब दिखा देता हूँ। तो देखिए 223 कैसे आया होगा। इनकम टैक्स स्लैब में 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 लाख से 8 लाख 5% में 20,800 हो गया, फिर 8 से 12 41,600, तो इनको ऐड कर लीजिए, फिर 12 से 16 62,600, इन तीनों को ऐड कर लीजिए, फिर 16 से 20% 83,000। अब बच गया आपका 20,59,600। तो अब होगा क्या, 20 से 24 लाख के बीच में आपका लगता है 25%। तो अब 20,59,600 में से 20 लाख अगर आप लेस कर देंगे तो 59,600 पे आपका 25% लग जाएगा। तो जो भी टैक्स आएगा उसमें आप ये चारों फिगर्स जो है ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका 2,23,496 रुपये का टैक्स निकल के आएगा और इफेक्टिव टैक्स आपका बन जाएगा 9.30। तो देखिए कहाँ 17.3 आपका इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स था, कहाँ आपका 9.30 आ गया बिजनेस इनकम मानते ही। तो ये मेरा दूसरा तरीका था। अब हम एक तीसरा तरीका और जान लेते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने आपको यही बताया था, यहाँ पे कहाँ आप 4,16,000 टैक्स पे कर रहे थे इसके अकॉर्डिंग, कहाँ 223। तो यहाँ इस तरीके से आपने अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसको मानते हैं तो एक्सेस जो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा 1,92,000 पे करना पड़ेगा, जो कि करीब करीब 15,000 रुपीज़ हो जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र। तो देखिए साथियों, ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र करके भी आप अपनी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कम कर सकते हैं। तो ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र होता क्या है? तो ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र का मतलब होता है कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या क्लियरिंग हाउस आपने सुना होगा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, NSDL और CSDL, ये इनके क्लियरिंग हाउस या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होते हैं, या स्टॉक एक्सचेंज बोल सकते हैं, जो इनके थ्रू सेटल नहीं होते हैं। यहाँ पर जो डिलीवरी होती है ट्रांजैक्शंस की या सिक्योरिटीज़ की, वो ब्रोकर के द्वारा ही हो जाती है।
तो इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर ऑप्ट करते हैं ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन को, वो सेटल करना चाहते हैं अपने ट्रांजैक्शन को विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड एक्सचेंजेस। तो वहाँ पर जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन NSDL और CSDL है, इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यहाँ पर टिपिकली जो है दो पार्टी मिलकर आपस में शेयर ट्रांसफर कर लेती हैं। तो इसके कुछ 3-4 ऑफ मार्केट ट्रांसफर के ऑप्शन होते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे सपोज करें आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप अपने फ्रेंड के लिए 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसके अकाउंट में। तो आप क्या करेंगे, आपका जो बैंक अकाउंट होगा उस बैंक अकाउंट में आप अपने दोस्त से उसका बैंक अकाउंट नंबर लेंगे, तो आप उसको एज ए बेनिफिशियरी ऐड करेंगे और एज ए बेनिफिशियरी ऐड करके उसको 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन भी कुछ इस तरीके की ही होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो चैलेंज आता है कि आपको ऐसी पार्टी ढूंढनी पड़ेगी जो कि आपसे एग्री हो जाए वो शेयर परचेज करने के लिए। तो ये चीज़ इसमें सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। अदरवाइज़ आपको सपोज करें आज पैसे की ज़रूरत, आप शेयर बेचना चाहते हैं, तो आप शेयर मार्केट में जाएँ, 9:15 बजे मार्केट खुलती है, 9:15 बजे गए और 3:30 बजे तक आपने जो है अपना सारा जो भी शेयर था वो मार्केट प्राइस पर सेल कर लिया, या बिड के थ्रू जो भी आपको ठीक लगता है वो आप उसको सेल कर सकते हैं। वहीं अगर आप वेट करेंगे कि मैं इसको ऑफ मार्केट में सेल करने जाऊं, तो उसके लिए आपके पास पार्टी रेडी होनी चाहिए, कोई खरीदने वाला होगा तभी आप बेच पाएंगे। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल करते हैं तो वहाँ पे तो कोई ना कोई मिल ही जाता है, जहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि आपका शेयर खरीदा किसने है। बट ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन में आपको पता होता है कि मैं XYZ किस पर्सन को ये शेयर जो है वो सेल कर रहा हूँ। तो आगे मैं तरीके भी बताऊँगा क्या क्या हो सकते हैं। देखिए कब कब आप ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र जो है करते हैं। एक तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट, सपोज आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपने मल्टीपल डीमैट अकाउंट होल्ड कर रखे हैं और अब आप ये चाहते हैं कि मैं कंसोलिडेट कर लूँ सारी ही होल्डिंग्स को एक सिंगल डीमैट अकाउंट के अंदर, तो आप ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन में जा सकते हैं। दूसरा म्यूचुअल एग्रीमेंट, जैसे कि मैंने बताया था आप दो पार्टी हैं, एग्री म्यूचुअल टू बाय एंड सेल शेयर, दे कैन यूटिलाइज दिस रूट फॉर द ट्रांजैक्शन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप मिस्टर ए हैं, अब आप चाहते हैं कि आप मिस्टर बी जो कि बायर है, तो अब आपको बायर मिल गए मिस्टर बी। अब मिस्टर बी रेडी हो गए हैं आपसे शेयर परचेज करने के लिए, तो अब इस केस में आप मिस्टर बी को म्यूचुअली एग्रीड शेयर सेल कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो मिस्टर बी का डीमैट अकाउंट नंबर है वो आपके अपने डीमैट अकाउंट नंबर के अंदर ऐड करना पड़ेगा ऐसे बेनिफिशियरी। अपने स्टॉक एक्सचेंज अपने ब्रोकर से संपर्क करना पड़ेगा। सपोज आप जीरोधा पे जो है ट्रेडिंग करते हैं तो जीरोधा के साथ संपर्क करना पड़ेगा। जीरोधा वाला आपको सारा प्रोसेस बता देगा, फॉर्म बता देगा, उसके हिसाब से आपका ये जो है ट्रांसफ़र शेयर्स हो जाएंगे, जो कि ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र जो है वो कहलाता है। इसके अलावा ट्रांसफ़र बिटवीन स्पेसिफाइड फैमिली मेम्बर, तो बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स भी जो होते हैं इस तरीके से ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे अगर कोई पेरेंट चाहता है कि वो अपने बच्चों को गिफ्ट के रूप में शेयर्स दे दे, तो वो भी ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन के थ्रू ही जाते हैं। बट ये जो प्रोसेस होता है साथियों, ये गिफ्ट की डेफिनेशन में आ जाता है। अगर पेरेंट्स जो है गिफ्ट करते हैं, और गिफ्ट जो होता है वो टैक्स फ्री होता है। बट जब आप दो पार्टियों के बीच में करते हैं जो कि रिलेटिव नहीं है, तो उस केस में वो टैक्सेबल होता है। अब इस केस में भी हम देखेंगे, तो देखिए अब जब इस तरीके का ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन किया जाता है तो ये भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही कहलाता है। बट ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है कवर नहीं होता है अंडर सेक्शन 11A एज नॉट STT पेड, क्योंकि यहाँ पर आपने STT पे नहीं किया है, क्योंकि आपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू तो अपने सेल शेयर किए नहीं है। जब आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल नहीं कर रहे तो आप STT भी पे नहीं कर रहे, और जो 20% टैक्स है वो केवल उन शेयर्स पर लगता है जहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, आपने STT पे किया हो, तो वो सेक्शन 111A के अंदर कवर हो जाता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये सेक्शन 111A के अंदर कवर नहीं होता है, इसलिए ये भी आपका इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही जो है इसके ऊपर आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होती है। तो चलिए यहाँ पर भी एक बार हम समझ लेते हैं कैलकुलेशन को। तो ये हमारी सबसे पहली कैलकुलेशन, अगर आप सेक्शन 111A के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानते हैं तो आपको 4,16,000 टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि इफेक्टिव रेट बनता है 17.3। अब सपोज करें यही आपका जो होता, आप इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानते हैं, क्योंकि अब ये जो है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, बट ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉट अंडर सेक्शन 111A है, अंडर सेक्शन 111A नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने STT पे नहीं किया। और ये जो है आपका 111A के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ आपने STT पे किया था। तो अब देखिए आपका अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ये बिजनेस वाले बेनिफिट तो आपको मिलेंगे नहीं, ये खर्चे तो आप क्लेम कर नहीं पाएंगे। हाँ, बट जो ये बेसिक खर्चे हैं, ब्रोकरेज, DP चार्जेस, कमीशन, ये आप जरूर क्लेम कर लेंगे। साथियों मैं एक जो है यहाँ पर मैंने एक चीज़ मिस की है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, यही सेम खर्चे आप इस 24 लाख में से भी लेस करवा लेंगे। पहले भी मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ, क्योंकि ब्रोकरेज वगैरह जो सिंपल कमीशन वगैरह है या ब्रोकरेज है, जो आपके स्टॉक एक्सचेंज के चार्जेस हैं, वो आप जरूर यहाँ पर भी लेस करवा सकते हैं। तो यहाँ मैंने लेस नहीं किए हैं, आप अपने केस में यहाँ पर लेस करवा सकते हैं, बट उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो खर्चे जो होते हैं थोड़े ही होते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ खर्चे लेस करा लेंगे तो 8,000 के खर्चे लेस हो गए, तो आपकी यहाँ पर वैल्यू जो आ गई वो आ गई
23,92,000 की। तो 23,92,000 पे अगर आप स्लैब लगाएंगे इनकम टैक्स का तो यहाँ पर टैक्स आ जाएगा 3,09,920 और इफेक्टिव रेट आएगा 12.91। तो यही इनकम टैक्स स्लैब यहाँ पर भी लगा है देखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ तक तो आपका ये चारों हमने कैलकुलेट कर ही रखे हैं। अब आपका 2392 है, तो देख सकते हैं आप 2392 में से अगर आप 20 लाख लेस कर देंगे, क्योंकि 20 लाख तक तो आपका ये टैक्स आ चुका है, चारों ऐड कर देंगे, तो 23,92,000 में से अगर आप 20 लाख लेस कर देंगे तो 3,92,000 के ऊपर आपको 25% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 25% आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये प्लस ये चारों आप ऐड कर लीजिए, तो ये आपका 3,09,920 आपका इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा। तो जो कि अभी भी 17.3 से बहुत कम है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं अगर आप को इसके अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना पड़ेगा तो आपको 4,16,000 पे करना पड़ता है, जबकि इसके अकॉर्डिंग आपको केवल और केवल 3,09,000। तो यहाँ पर भी आपकी सेविंग है 1,6 की, आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111A के अकॉर्डिंग टैक्स पे किया है, तो आपको 1,06,080 रुपये का टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ा है। तो देखिए साथियों, ये थे कुछ तरीके जहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लेकर आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। वहीं एक क्रक्स में आपको बता दूँ, क्रक्स में सारे डिस्कस कर चुका हूँ। ये मेरा पहला पॉइंट था, जहाँ आप सेम ईयर में ही फाइनेंशियल 31 मार्च से पहले इसको सेल कर लें तो आपका लॉस सेट ऑफ हो जाएगा गेन से। दूसरा तरीका था आप कैपिटल पे गेन ना मान के इसको बिजनेस इनकम मान लें। और तीसरा तरीका था आप इसको ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर कर सकते हैं। तो ये थे 3 तरीके जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर क्लैरिटी हुई होगी। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।